जय हिंद। आज हम आपके लिए लाए हैं संज्ञा का क्लास और इसमें हम ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो बार बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है हमारा पहला प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा होती है जिसमें न तो हम उसे छू सकते हैं, न ही उसे देख सकते हैं, केवल हम उसे महसूस करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो देखिए, गाय, नदी और शहर ये तीनों का तीनों क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा है। तो समझिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस नाम से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर विवेकानंद कहा जाए तो पूरे जाति भर का बोध नहीं हो रहा है। विवेकानंद एक पुरुष थे और पूरे पुरुष जाति का इससे बोध नहीं हो रहा है, इसलिए विवेकानंद जो हो जाएंगे यहाँ पर आंसर। यानी विवेकानंद कौन से संज्ञा है जी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो देखिए, पुरुषवाचक ये कोई संज्ञा का भेद नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। व्यक्तिवाचक, हाँ, ये संज्ञा का भेद होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? तो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, बुढ़ापा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे केवल महसूस किया जाता है, इसलिए ये जो संज्ञा होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, ये जो पहनावे हैं ये भी क्या है जी? भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? यानी कलम जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, कलम से बहुत सारे कलम हैं, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। कलम जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे सुरेश कौन सी संज्ञा है? यानी सुरेश जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, सुरेश जो है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कह रहा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, इसीलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें हमको चुनना है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, अफिरकी कह रहा है, चोरी कह रहा है, बचपन कह रहा है, बुढ़ापा कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा, चोरी, बचपन ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अफिरकी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो चूंकि जहर जो है वो क्या है जी? तो जहर द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे दूध होता है, पानी होता है, उस तरह से जहर जो होगा क्या हो जाएगा जी? जहर द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मेरा जूता फट गया है। इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? देखिए, जूता जो होता है ये जूता एक जूता नहीं होता है, यानी जूता जो होता है
दो जूते होते हैं, यानी ये जोड़े में रहते हैं, इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपको हम जब बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि हिमालय जो शब्द है किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय जो है किसी विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए हम इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है लघुता डैश संज्ञा है, ये लघुता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है कि सेना शब्द है। देखिए ये जो सेना है, सेना अकेले नहीं रहता है, ये एक समूह होता है इनका, और इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला है करे कि सूर्य शब्द है, ये सूर्य क्या है। तो सूर्य किसी विशेष तारा का नाम है, किसी विशेष तारा का नाम है, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला प्रश्न है करे कि आम शब्द है, ये आम जो शब्द है, करे कि आम जो शब्द है, बताइए जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। तो देखिए आम जो शब्द है ये जातिवाचक शब्द हो जाएगा। आम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक में रखेंगे। चलिए अगला है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे। तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे। तो जब भी याद रखिए कि विशेष की बात करें तो आप याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति भर का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे। तो जब भी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र से क्या बनेगा जी, तो मित्रता बनेगा। क्या बनेगा, मित्रता बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, और ये कह रहा है आपसे कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो सभा अकेले तो होती नहीं है, इसीलिए हम इसे समूह में रखेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है करे मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। तो देखिए सभा जब भी आ जाए तो समूह में ही होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि मेरी व्याकुलता पर दया करो, यानी भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये इसमें व्याकुलता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है, और कह रहा है कि वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं। तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद बताया गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है। आपको तो पता ही है कि तुलसीदास एक क्या थे जी, लेखक थे, कवि थे, और एक राम भक्त भी थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो आपको पता है ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, और इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न है कि बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए बंधुत्व जो है ये भाव का बोध करता है, भाईचारा, बंधुत्व। तो ये क्या है जी, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से चुनना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए बुढ़ापा, सेना, सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। लेकिन नदी जो है, बहुत सारे नदी हैं, एक नदी कह देने से बहुत सारे गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियों का बोध हो जा रहा है, इसीलिए नदी जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो देखिए स्थिर जो है ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा।
नेक्स्ट है घी कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है घी, दूध, पानी, जल जो होता है, तेल जो होता है, ये सब कहा जाए द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला है देखिए समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक कौन होगा? जो समूहों में हो, अकेले ना हो। तो देखिए सभा, तो आपको पता है सभा जो है हमेशा समूहों में होती है, एक व्यक्ति से कोई सभा नहीं होती, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सभा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे जी? तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न है, करे कि पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो देखिए जब भी समूह का बोध हो तो आपको पता है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहे कि किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो जब भी द्रव्य धातु का बोध करा दे तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न है, और ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बताइए गुच्छा, ये तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। कक्षा, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गया। शहर जो हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। हमारा तेल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, इसलिए हमारा आंसर जो होगा तेल हो जाएगा। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा अगर किसी का भला हो जाए तो बहुत बड़ा योगदान होगा। तब तक हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।